कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैसा कि आपने प्रस्तावना के एक भाग में पढ़े थे कि जो जैव प्रक्रम होता है उसमें कौन कौन से घटक आते हैं, निर्जीव और सजीव को हम कैसे अलग करते हैं, थोड़ा जानते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी सजीव के पास जब भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है ना, जो भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं उनके लिए यहाँ पर एक टर्म आता है उपचय और अपचय का। उपचय और अपचय का क्या क्या आता है? उपचय और अपचय का, जिनका एक संयुक्त रूप होता है उसे बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय, अर्थात मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं वह सभी जीव जंतुओं में क्रमिक रूप से चलती रहती हैं। जो जैव प्रक्रम होता है जिस भी सजीव जंतु में या पौधे में जो भी जैविक उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं उनके सम्मिलित रूप को कहते हैं हम जैव प्रक्रम। चलिए थोड़ा जानते हैं जैव प्रक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, अर्थात जो पाचन क्रिया होती है उसके संपन्न होने में जो भी प्रक्रम चलते हैं उसको संतुलन से कहते हैं पाचन तंत्र। दूसरा है हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जिसमें केवल सांस लेना और सांस छोड़ना है तथा उससे हमें कितनी मात्रा में कहाँ पर ऊर्जा मिलती है और किस पदार्थ के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा श्वसन आपका हो गया। तीसरा है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, इसका संबंध होता है रक्त से और रक्त के पंप करने के लिए जो आपके पास हृदय होता है। चौथा तंत्र इसमें आप देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी कि जो भी आप खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसके उत्सर्जन के लिए कौन कौन सा उत्सर्जी अंग लगता है और कौन सा उत्सर्जी पदार्थ आपकी बॉडी में बनता है। पांचवा पढ़ना है इसी के क्रम में है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना, प्रजनन कराता है। ठीक। छठा इसमें आ जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में कौन कौन से नर्व्स लगी हुई हैं और इन तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से और अन्य तंत्र बने हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है। सातवां आपको पढ़ना है रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय। ठीक है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन, अर्थात इसको हम कह सकते हैं संक्षिप्त भाषा में अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में क्लास 10 में पढ़ना है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा रासायनिक समन्वय के अंतर्गत पढ़ना को है अंतःस्रावी तंत्र। बाकी इनके अलावा भी कुछ तंत्र और भी हैं, जैसे आपका नेक्स्ट हो जाएगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र नंबर 9 में आपका आ जाएगा
मांसपेशी तंत्र, मांसपेशी तंत्र, ठीक है। और भी है इसमें जो कि आपको पढ़ना होता है। तो बस हमें जैव प्रक्रम के इस भाग में जितने सजीव जीव होते हैं उनमें जो भी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की क्रियाएं होती हैं उनके सम्मिश्र रूप को कहते हैं, उपापचय कहते हैं। और इस जो उपापचय क्रियाएं होती हैं इनके द्वारा कुछ ना कुछ तो क्रियाएं निर्माणकारी होती हैं। कैसे होती हैं? निर्माणकारी होती हैं। और कुछ क्रियाएं विघटनकारी होती हैं, विघटनकारी भी होती हैं, ठीक है ना। निर्माणकारी क्रियाएं और विघटनकारी क्रियाएं जो भी हैं इनके सम्मिलित रूप को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए निर्माणकारी के केस में जिसमें कि किसी चीज का निर्माण होता है, ठीक है ना। सपोज करें जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे इस क्रिया में अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो अर्थात यहाँ पर हो गई निर्माणकारी क्रिया। नेक्स्ट है आपका विघटनकारी क्रिया। इसमें से श्वसन क्रिया को आप पढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में जो है जो भी ग्लूकोज होता है 6,6H12O6 इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना होता है जिससे बन जाता है 6CO2 और प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो कि लगभग कोशिका में होती है तो 38 ATP के समतुल्य होती है, ठीक है ना। ये जो क्रिया होती है 6CO यहाँ पे 6O2 भी रहेगा भाई। तो इसके केस में आपने देखा कि यहाँ पर इसका ग्लूकोज का विघटन होता है, बनता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिकांश मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जो ये सब क्रियाएं होती हैं आपके बॉडी में संपन्न होती रहती हैं। और जो प्रक्रिया विसर्जन की होती है यही प्रक्रिया सभी पौधे और जंतु दोनों करते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम के इस कड़ी में पाचन तंत्र। सबसे पहले हमें पढ़ना है पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पार्ट में आपको पहले जानना है पोषण क्या है, पोषण कैसे होता है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सजीव जंतु जो भी खाद्य पदार्थ अपने शरीर के लिए, अपने कोशिकाओं के, अपने शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोग में लाता है, तो हर वह पदार्थ जो खाने योग्य होता है पदार्थ, ठीक है ना, अर्थात खाद्य पदार्थ को, ठीक है ना, हर वह खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बन तत्व मिला होता है, कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना या लेना पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है ना। इसके लिए होता क्या है, जो भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक है ना, एवं विकास होता है। कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास होती है इससे। इसके अलावा अगर कहीं न कहीं पर आपकी कोशिका में टूट फूट होती है तो टूट फूट की मरम्मत के लिए भी
आपकी द्वारा खाए गए भोजन होते हैं उनका अंश जब लगता है बॉडी में तो उनसे सेल्स के विखंडन से सेल्स नए कोशिका के बनने से जो भी फूड है उसकी मेंटेनेंस हो जाती है। और यही नहीं, इससे आपका शारीरिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है। इसी से ही आपका मानसिक विकास भी होता है, ठीक है ना। मानसिक बौद्धिक सबका विकास होता है। तो अर्थात पोषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा जिसमें हम कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से कोशिकाओं की वृद्धि मरम्मत हो जाती है और आपके शारीरिक और मानसिक विकास में भी सक्षम होता है, ठीक है। चलिए आप थोड़ा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोजन। भोजन क्या होता है, अर्थात फूड, ठीक है। वह खाद्य पदार्थ जिसके माध्यम से हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान होती है उसे हम भोजन कहते हैं, ठीक है ना। वह खाद्य पदार्थ जिसके द्वारा हमें चलने फिरने दौड़ने या किसी भी काम करने के लिए एक बल प्राप्त होता है उसे हम भोजन कहते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा टॉपिक है इसमें भोजन के प्रकार। कितने प्रकार के भोजन होते हैं हम जानते हैं। भोजन हमारा दो प्रकार का होता है। कितना होता है, दो प्रकार का भोजन होता है। सबसे पहले इसको हम बांट देते हैं कैटेगरी के वाइज में। कार्बन तत्व जो होता है, कार्बन तत्व की उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना। कार्बन तत्व की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर हम बांटते हैं भोजन को दो रूपों में। पहला हमारा होता है कार्बनिक भोजन अर्थात ऐसा भोजन जिसमें कार्बन तत्व प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसे कहते हैं कार्बनिक भोजन। दूसरा होता है हमारा भोजन जिसमें कार्बन तत्व प्रेजेंट नहीं है, उसे कहेंगे अकार्बनिक भोजन, ठीक। हाँ भैया चलिए थोड़ा देखते हैं। हमारा जो टॉपिक था कार्बनिक भोजन के अंतर्गत हम जानते हैं पहला आता है भोजन कार्बोहाइड्रेट। यह खाने में जिसमें मीठा स्वाद आता है, ऐसा भोजन जिसमें मीठेपन का स्वाद होता है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे आपके जितने भी अनाज हैं, ठीक है, अनाज में मक्का है, चावल है आदि, ठीक है, इनमें से क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा आपका होता है भोज्य पदार्थ प्रोटीन तो होते हैं जिसमें कि कुछ अमीनो अम्ल मिले होते हैं। इसमें आपकी दालें आती हैं, क्या आती हैं, दालें, ठीक है, सोयाबीन, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में होता है, ठीक है, आदि कर देंगे इसमें। तीसरा आपका होता है वसा यानी कि लिपिड होता है, फैट होता है।
जिसमें कुछ ना कुछ तैलीय पदार्थ लगे होते हैं, जैसे तेल, ठीक है, घी है, मक्खन है, इसमें सब में मिलता है आपका वसा। जो तेल हमने लिखा भी हुआ है आखिर कैसा होता है, वनस्पति तेल है, पेट्रोल तेल नहीं होगा, ठीक है, मोबियल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, इसमें क्या होता है, वनस्पति तेल होता है। चौथा इसमें आपका आ जाएगा विटामिन्स, ये जो होते हैं हमारे लिए भोजन में आवश्यक होते हैं, और इनकी कमी से हमारी बॉडी में हो जाता है अपूर्णता रोग। इसलिए विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये भी कार्बन के ही द्वारा बने होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी जो है मुख्यतः यह फल सब्जी आदि जो अनाजें होती हैं उसमें मिलते हैं। पांचवा का होता है न्यूक्लिक अम्ल, यह भी जो खाद्य पदार्थ है मुख्यतः फल सब्जी, ठीक है, सूखे मेवे में मिलता है, ठीक। और दूसरा जो हमारा भोजन प्रकार था वह था आकार्बनिक भोजन, जिसमें कि कार्बन तत्व प्रेजेंट नहीं होगा, उसे कहते हैं आकार्बनिक भोजन, ठीक है ना। इसके केस में यहाँ पर सबसे पहला हमारा आ जाता है जल, अर्थात H2O होता है, और दूसरा होता है कुछ खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स। यही हमारे भोजन के मुख्य दो अवयव होते हैं। हमें पता है कि हमें अपने भोजन के लिए इन सभी भोज्य पदार्थों का डेली लाइफ में उपयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। बिना पानी के भी हम चल सकते हैं, जितने भी हमारे सभी जैविक क्रियाएं हैं संपन्न नहीं हो सकती हैं। जो मिनरल्स भी होते हैं इनकी भी आवश्यकता होती है, और ये भी कई कैटेगरी होते हैं। कुछ तो मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हमें अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो कि हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन मिनरल्स भी हमारे बॉडी में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह थोड़ा सा स्वाद मीठा होता है, और हमें अनाज, मक्का, चावल में मिल जाता है। प्रोटीन थोड़ा सा कसैला होता है, हमें कच्चा खाने पर कुछ ना कुछ कर्च मारता है। वसाएं जो होती हैं जिसमें कि अधिकांशतः तैलीय पदार्थ मिले होते हैं। विटामिन भी जो हैं मुख्यतः हमें फल सब्जी से मिल जाते हैं, इसलिए हमेशा हमें अपने भोजन के इन सभी प्रकारों में विटामिन्स युक्त फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अधिकांशतः हमें जितनी भी हरी सब्जियां हैं इनको अपने भोजन में उपयोग करना चाहिए, अधिकांशतः प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल जो है हमें फल सब्जियों में मिल जाते हैं। अगर हम विटामिन की बात करते हैं और न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दोनों जो पदार्थ होते हैं खाद्य पदार्थ फल सब्जी में मिल जाते हैं। तो अब इस बारे में हमने देखा कि भोजन के प्रकार। आइए अगला वाला टॉपिक आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, अर्थात से बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। वह भोज्य पदार्थ या वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक भोजन, ठीक है ना, सभी प्रकार के पौष्टिक
एवं स्वादिष्ट भोजन समाहित होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो, तो उसे कहते हैं हम संतुलित आहार। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर एक थाली दी जाए जिसमें केवल रोटी रखा जाए, तो रोटी में क्या आपको सभी मिल जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। संभव नहीं है कि रोटी खा लेने से ही सिर्फ आपको सारे संतुलित आहार मिल जाएंगे, नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे सलाद लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद रोटी भी खाएं, रोटी में क्या मिल जाएगा आपको? कार्बोहाइड्रेट। जो सलाद होगा इसमें विटामिन भी मिलेगा और विटामिन हो जाएगा और प्लस न्यूक्लिक अम्ल भी मिल जाएगा। सलाद खा लेने से रोटी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका आइटम हो रहा है भोजन का भाई चावल। जब चावल खाएंगे चावल में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चौथा आइटम का मिल रहा है भोजन का दाल है। अब चाहे दाल किसी चीज की होगी तो दाल में प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। क्योंकि जो दाल है तो उस दाल में जो आपने उसको फ्राई कर रखा हुआ था, तो दाल को फ्राई करने के लिए दाल फ्राई किया था, उसमें क्या आपने लगाया था? तेल डाल रखा था ना। क्या डाल रखा है? तेल। तेल में क्या मिलेगा? वसा हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कि आपने इस भोजन के साथ में थोड़ा सा ले रखा है घी भी। क्या किया आपने? घी को लेकर के रोटी में और दाल मिक्स कर दिया है, यानी कि दाल में जो मिक्स किया गया था घी, इसमें भी वसा होती है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपके भोजन के इस कंपोनेंट में आपको पूर्णतः जो है वसा भी मिल रही है, प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और विटामिन तथा न्यूट्रिएंट अम्ल भी प्रेजेंट हो रहे हैं। अर्थात ऐसा भोजन जो स्वादिष्ट तो हो बट पौष्टिक हो और उसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ शामिल किए गए हुए हो, तो उसे वो कहते हैं हम संतुलित आहार। और जो यह व्यक्ति संतुलित आहार खाता है, जान लो वह व्यक्ति अपने लाइफ में बीमार नहीं पड़ता है और वह व्यक्ति होता है अपने परिवार को कुपोषण से बचा लेता है, ठीक है ना। इसे को कहते हैं संतुलित आहार, ठीक। तब बस बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।